नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से एक बार कक्षा 8 में इकाई 2 ईदगाह इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तरों में सबसे पहले कहा है रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो रोज़े के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, यानी वो पूरे दिन उपवास करते हैं। इसी उपवास को रोज़ा कहते हैं। प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न 3 हमें कह रहा है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि दुकानों में राजा, वकील, सिपाही, गुजरिया, भिश्ती, धोबिन, ये सारे मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि एक पेंसिल का चित्र बनाया है, उस पेंसिल में शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द हमें लिखने हैं। तो शब्द है शीतल। शीतल शब्द का समानार्थी होगा ठंडा और उसी का विरोधी यानी विरुद्धार्थी शब्द होगा गर्म। इसे उष्ण भी कहा जा सकता है। दूसरा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश और इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा नाखुश यानी खिन्न। खिन्न यानी उदास। तीसरा शब्द है गरीब। गरीब को समानार्थी शब्द में दीन भी कहा जाता है और गरीब का विरोधी शब्द है अमीर। अगला शब्द है अंधकार। अंधकार को समानार्थी शब्द में अंधेरा भी कहा जाता है और अंधेरा का विलोम शब्द है प्रकाश। इसके बाद अगला शब्द है स्नेह। स्नेह को समानार्थी शब्द में प्रेम कहा जाता है और प्रेम का विरोधी शब्द है घृणा। अगला शब्द है पुरानी। पुरानी को समानार्थी में प्राचीन कहा जाता है और प्राचीन का विरोधी शब्द है नई या नवीन। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके हमें अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है बीड़ा पार लगाना। बीड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। तो भगवान इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से है कि भगवान गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा मुहावरा है बाल बांका न होना, यानी इसका अर्थ है जरा भी नुकसान ना होना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है राम सीढ़ियों से नीचे फिसल कर गिरा, फिर भी उसका बाल बांका न हुआ। तीसरा मुहावरा है छाती पीट लेना, यानी इसका अर्थ है दुख प्रकट करना। मोहन के पैसे खो जाने पर उसने छाती पीट ली। चौथा मुहावरा है दिल चीरना। इसका अर्थ होता है बहुत दुख पहुंचना। तो इसके वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं कि राहुल की बुरी हरकतें देखकर उसकी माँ का दिल चीर गया। अब अगला है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें कहानी के लिखने के लिए कुछ रूपरेखा बनाकर दी गई है कि एक नगर में 2 स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष यानी सामने। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो इसके रूपरेखा के आधार पर हमने कहानी बनाई है कि पहले तो कहानी का हमें शीर्षक देना है। तो शीर्षक कह सकते हैं सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। अब इस शीर्षक के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार से है कि किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में ही रहती थी। पास पड़ोस यानी नेबरहुड में। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। और दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। मिलनसार यानी काइंड हार्टेड। उसके एक बेटा भी था।
एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर जो वो निसंतान स्त्री थी ना, जिसका कोई बच्चा नहीं था, वह बच्चे को पालने में से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, बच्चे को उठाकर वो उसे अपने घर ले गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह से अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर उसने अपना बच्चा उससे वापस मांगा। तब उस पड़ोसन ने, जो चोर पड़ोसन थी ना, उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं ना दूंगी, जो चाहे सो कर लो। अब तो इस बात पर उस बच्चे को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। निपटारा करना यानी झगड़े का सुलझाना, यानी सही निर्णय करने की। आखिर में दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। न्यायाधीश यानी जिसे अंग्रेजी में जज भी कहते हैं, तो जज के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दो और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो। न्यायाधीश का जैसे ही फैसला हुआ तो जो निसंतान स्त्री थी, यानी जो चोर थी, वो तो चुप रही, पर जो बच्चे की माँ थी वो रोकर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। तो न्यायाधीश समझ गया कि दोनों में से सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माँ को उसका बच्चा सौंप देने का निर्णय दिया और जो चोर महिला थी उसे हिरासत में लेने का हुक्म दिया। हिरासत में यानी जेल में। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि जो सच होता है वो हमेशा जीतता है, यानी सच्चे व्यक्ति की ही हमेशा जीत होती है या सत्य की हमेशा विजय होती है। ऐसे ही यहाँ पर एक अपूर्ण कहानी दे रखी है। अपूर्ण कहानी यानी आधी अधूरी कहानी दे रखी है, उसे हमें पूरा करना है। तो कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ दे रखा है कि मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। अब इस पैराग्राफ को पहले हम समझते हैं कि सर्दी का मौसम है। अब सर्दी के मौसम में अंकित की माँ स्वेटर बना बनाकर लोगों को बेच रही है। अंकित अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसके पापा नहीं हैं, इसलिए अंकित अपने पढ़ाई का खर्चा उसकी माँ जो स्वेटर बनाकर बेचती है उससे निकलवाता है। उसकी एक बड़ी बहन भी है। अब अपनी माता को निरंतर काम करते देखकर अमित बड़ा ही चिंतित रहता है। साथ में उसकी बड़ी बहन भी है, तो वह हमेशा यह सोचता रहता है कि किस तरह मैं अपनी माता की मदद कर सकूं, जिससे मेरे घर में भी खुशियां आएँ। तो यही सोच रहा था। अब इस कहानी को हमें आगे लिखना है, तो आगे लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार से इस कहानी को बना सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उस समय टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया, यानी अंकित के मामा ने उसकी मदद की, उसे एनकरेज किया कि तुम भी केबीसी में भाग ले सकते हो। तो अंकित ने केबीसी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, यानी संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अब अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महान नायक, कौन? अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर तो प्रश्न शुरू हो गए। जैसे ही प्रश्न शुरू हुए, अंकित खुश था लेकिन घबरा भी रहा था, लेकिन उसने अपने मन पर कंट्रोल किया। वह मानसिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह हड़बड़ी में कुछ गलत उत्तर दे दे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए वह घबराने के बाद भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा था, स्वस्थ रहा। उसने बिल्कुल भी घबराहट प्रकट नहीं होने दी।
अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने भी उसका साथ दिया। वह 25 लाख तक पहुंच गया। अब अगले प्रश्न का उसे उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। उसकी चारों लाइफ लाइनें भी ख़त्म हो चुकी थी। केबीसी खेलने का रूल तो आपको पता ही है कि जब चारों लाइफ लाइन भी चली जाए और उत्तर न समझ में आए तो हम गेम से क्विट करते हैं, या अगर हमें गेम से नहीं क्विट करना है तो हम आगे खेल सकते हैं। पर इतने पैसे जीत जाने के बाद अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्चा निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंकित ने स्वयं अपने बलबूते पर अपनी माता को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 8 पाठ 2 ईदगाह के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर समझे और पढ़े। तो धन्यवाद।